जय हिंद दोस्तों। मैं बिजनेस आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, ये 2 डे करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक घटनाक्रम, प्रशासनिक घटनाक्रम ये मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें ये 5 क्लास हो चुकी हैं। और ये आर्थिक घटनाक्रम में ये वाली क्लास और ये वाली क्लास मैं करा चुका हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को देखेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मुद्रास्फीति क्या है, चर्चा में ये क्यों है, मुद्रास्फीति क्या है और ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहली बार मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक आयोजित की, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से चूक जाने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, तो इसके प्रमुख बिंदु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जनवरी 2022 से शुरू लगातार 3 तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति दर की 6% से नीचे रखने में विफल रहने पर सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में आरबीआई को सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख करना होगा, साथ ही उस अनुमानित समय सीमा के बारे में भी बताना होगा जिसके भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अर्थ है कि एक विशेष समय सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर लाना। अगला पॉइंट है, आरबीआई ने वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते एमपीएफए पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के बाद इसने लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एफआईटी को अपनाया था। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45Z1 यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार आरबीआई को परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। यह निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाएगा। वर्तमान में 5 वर्ष की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए निर्धारित की गई है। इसके तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के सहनीय स्तर के साथ निर्धारित किया गया है। कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक केवल मुद्रास्फीति को किसी दिए गए मुद्रास्फीति लक्ष्य के जितना संभव हो सके रखने के बारे में चिंतित होता है और कुछ नहीं। लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एफआईटी तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक कुछ हद तक अन्य चीज़ों के बारे में भी चिंतित होता है। उदाहरण के लिए ब्याज दरों की स्थिरता, विनिमय दर, उत्पादन एवं रोजगार। भारत का लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा क्या है, तो इसका पॉइंट है, केंद्रीय बैंक और भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक नीतिगत ढांचे पर सहमति व्यक्त की, जिसमें विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया गया था। लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्य एफआईटी को वर्ष 2016 में अपनाया गया था। इसने लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्य के मामले में भारत को अन्य देश के बराबर रखा है। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को एफआईटी ढांचे हेतु वैधानिक आधार
प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम में प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आरबीआई के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। अगला पॉइंट है एफआईटी फ्रेमवर्क। भारत ने 4 ± 2% के अधिदेश को लक्षित करते हुए एक लचीली मुद्रास्फीति को अपनाया और एक प्रमुख संकेत के रूप में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को चुना गया। उद्देश्य इसके उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति तय करने में अधिक स्थिरता, पूर्वानुमेयता एवं पारदर्शिता लाने के लिए जाना जाता है। यह इस तर्क के कारण है कि बढ़ती कीमतें अनिश्चितताएं पैदा करती हैं और बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। क्या आप जानते हैं मौद्रिक नीति समिति एमपीसी? मौद्रिक नीति समिति संशोधित 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 संसदीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करने का अधिकार है। धारा 45 ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। इसका गठन अधिनियम की धारा 45 ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में, उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य। नियुक्तियों की यह श्रेणी अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों से संबंधित होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण: रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर, तरलता समायोजन सुविधा एलएफ, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, एलएएफ, कॉरिडोर मैन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूलिंग ऑपरेशन। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता एमपीएफए। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता ये क्या है? तो वर्ष 2015 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई मौद्रिक नीति ढांचा आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के बाद बनाया गया था। इसके उद्देश्य क्या क्या है? उसके उद्देश्य मौद्रिक नीति ढांचे का उद्देश्य मुख्य रूप से विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इस समझौते के अनुसार आरबीआई नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करेगा और जनवरी 2016 तक मुद्रास्फीति को 6% से नीचे लाने और वर्ष 2016-17 के बाद सभी वर्षों के लिए ±2% की सीमा के साथ 4% के भीतर लाने का लक्ष्य रखेगा। यदि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य से चूक जाता है तो वह सरकार को कारणों एवं उपचारात्मक कार्यों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय बैंक को एक अनुमानित समय अवधि भी देनी होगी जिसके भीतर वह लक्ष्य स्तर पर लौटने की उम्मीद करता है। एमपीएफए का महत्व क्या है? तो हालांकि यह समझौता आरबीआई गवर्नर मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति उपायों पर निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता प्रदान करता है। यदि लक्ष्य कुछ समय के लिए चूक जाता है तो इसके लिए आरबीआई को केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट देने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्वायत्तता एवं जवाबदेही के बीच एक अच्छा संतुलन है। विश्व भर में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के प्रबंधन के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य आधारित मानदंड की ओर बढ़ रहे एमपीएफए उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमपीएफए भारत को लीग ऑफ
नेशन में शामिल करेगा, जो एक नियम आधारित मौद्रिक नीति तंत्र का पालन करता है। मुद्रास्फीति एवं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) की आवश्यकता। SDF बिना किसी संपार्श्विक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCB से तरलता जमा को अवशोषित करने के लिए एक तरलता प्रबंधन साधन है। एक तरलता प्रबंधन साधन के रूप में SDF की सिफारिश जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष उर्जित R पटेल द्वारा की गई थी। वर्ष 2018 में RBI अधिनियम 1934 की धारा 17 में संशोधित किया गया ताकि RBI को इस उपकरण को पेश करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया है। तरलता प्रबंधन अर्थात मौद्रिक नीति की संचालन प्रक्रिया RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था 4% या ±2% के तहत कार्य करने वाले केंद्रीय बैंकों के लिए मुख्य साधन है। मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतिगत हितों को निर्धारित करने के लिए RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के साथ वर्ष 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था शुरू किया गया था। इसमें तरलता प्रबंधन ढांचे के तहत अल्पकालिक या क्षणिक तरलता के साथ साथ टिकाऊ तरलता का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन OMO और SDM आदि। आगे पेज पलटते हैं। आगे की राह इसमें क्या है, तो एक खुली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के संचालन में विदेशी मुद्रा भंडार और संबंध तरलता संबंध प्रमुख है। पूंजी प्रवाह में वृद्धि से निपटने के लिए RBI की विसंक्रमण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मूल्य स्थिरता पर FIT का प्राथमिक ध्यान पूंजी खाते के और उदारीकरण और भारतीय रुपये के संभावित अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अच्छा है। इसका ये संभावित प्रश्न है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इंडियन टारगेटिंग से आप क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते MPFA की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुद्रास्फीति हेतु स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और SDF की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये इसका संभावित क्वेश्चन है। हम अगली क्लास में हम डिजिटल रुपया के बारे में बात करेंगे। इसके प्रमुख बिंदु चर्चा में क्यों है ई रुपया इसके ये पॉइंट हैं: लीगल टेंडर, क्रिप्टो करेंसी से भिन्नता, वैश्विक परिदृश्य। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में डिजिटल रुपये से संबंधित बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।